मैं महेंद्र यादव शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने गुलाम ला का सदिश रूप पढ़ा था। कल जो इससे पहले हमारा जो क्लास हुई थी उसके अंदर गुलाम नियम का सदिश निरूपण ये वाला टॉपिक आया था और इसका जो लास्ट फॉर्मूला है वो हमने डेराइव कर लिया था और आज हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा और इसके ऊपर जो डाउट उठता है वो डाउट भी हमारा दूर हो जाएगा। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको याद करते हैं कि गुलाम नियम का सदिश निरूपण है, इसका जो लास्ट फॉर्मूला निकल के आया था वो कौन सा था। तो जो लास्ट फॉर्मूला आया था वो था F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 Q1 का परिमाण मोड Q2 का परिमाण बटा R स्क्वायर और यहाँ इसके साथ में हम डायरेक्शन ये वाले लगाते हैं कि डायरेक्शन का कैप लगाते हैं R कैप यूनिट वेक्टर। ध्यान देना अगर मैं यहाँ ये वेक्टर नहीं लगाता हूं तो इसका मतलब है कि यहाँ केवल इसके परिमाण की बात होती है और परिमाण की बात है तो वहां दिशा का जिक्र नहीं होता। तो दिशा का जिक्र नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं, लेकिन हमने हेडिंग में लिखा है नियम का ये जो सदिश निरूपण यानी हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब इसके ऊपर हम यहाँ वेक्टर लगा देते हैं। यहाँ वेक्टर लगेगा इसका मतलब ये दिशा को बताएगा और दिशा को बताने के लिए हम यहाँ कोई भी एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं एकांक सदिश। तो यहाँ हम एकांक सदिश लगा देते हैं R कैप और एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। देखो यहाँ 2 1 था तो शायद हमने कल ऐसा कुछ लिखा था 2 1 और ये 2 1 आया था, ऐसा हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया था। और इसके अंदर हमने जो ये सिंबल माने थे कि 2 1 लिखना चाहिए या 1 2 लिखना चाहिए, यहाँ पर भी हम पहले 2 ही क्यों लिखते हैं 1 क्यों नहीं लिखा, इसका जो हमने सिंबल माना था उसको हम फिर से क्लियर करते हैं कि ये हमने किस तरीके से माने थे। क्योंकि जो ये सिंबल मानते हैं ये हर बुक में अलग अलग राइटर के लिए अलग अलग सिंबल काम लिए जाते हैं और पढ़ाने के लिए टीचर्स भी अलग अलग सिंबल यूज लेते हैं। तो जो मैंने यहाँ सिंबल यूज लिए हैं मैं उनका आपको ये मीनिंग बताता हूँ कि मैंने क्या मान करके सिंबल बनाए यहाँ पर। तो ये देखो कि पहले अगर 2 लिखा है इसका मतलब ये था कि हमारे पास 2 आवेश हैं, एक तो है Q1 और जो दूसरा आवेश है वो Q2 है। तो मैं ऐसे कहता हूं कि Q1 भी अगर प्लस है और जो Q2 आवेश है वो भी प्लस का है तो ये प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो जो ये वाला प्लस आवेश है ये इसको धक्का मारेगा यानी उधर भेजने का काम करेगा तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F फोर्स बल लगा है, किसके ऊपर लगा है 2 के ऊपर, किसने लगाया है 1 ने, तो वो यहां पर आ जाता है। तो हमें याद ये रखना है कि जो पहले लिखा जाता है वो कौन सा, तो मैं लिख देता हूं कि जिस पर बल लगता है, जिस पर बल लग रहा है उसको तो हमें पहले मान के चलना है और जो बाद में आता है उसका मतलब है कि जो बल लगा रहा है, जो बल लगा रहा है ये बल, तो यहां बल कौन लगा रहा है या किसने लगाया, इसको हम ऐसे भी कह देते हैं कि ये बल किसने लगाया है। तो यहां जो बल लगाने का काम है ये 1 कर रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है 2 के ऊपर, इसलिए जो जिसके ऊपर बल लगता है उसको तो पहले लिखना है, जो लगाता है उसको हम बाद में लिखेंगे। ऐसे ही इधर पे मैं बात करूं तो Q2 है वो Q1 पे बल लगाएगा तो Q1 Q2 पे बल लगाएगा तो इसको इधर भेजने की कोशिश करेगा। तो इधर बल लगाए, देखो किस पर बल लगा है 1 पर, तो जिस पर बल लगता है उसको पहले लिखते हैं।
किसने लगाया है? 2 ने, तो हम बाद में 2 लिख देते हैं। और ये इसका ऐसा सिंबल है लिखने का जो हमने कल बनाया था। दूसरा देखो, कल हमने एक और लिखा था कि अगर हम इधर जा रहे हैं ऐसे, तो मैं 1 से, और मैं कहां जा रहा हूं? 2 के ऊपर, तो 1 से 2 की तरफ मैं जाता हूं, तो मुझे स्थिति सदिश लिखना होता है। तो स्थिति सदिश के लिए r हम यहां पर यूज ले रहे हैं। तो जो r है इसके नीचे देखो 1 2 लिखूं या 2 1 लिखूं, तो इसके लिए कल हमने ये बनाया था कि स्थिति सदिश किसका लिखना है। तो मुझे स्थिति सदिश 2 का बताना है कि 2 यहां पहुंचूंगा। फिर से सुनो, मैं यहां से ये देखना चाहता हूं कि Q2 जो आवेश है ये कितनी दूर है, इसका स्थिति सदिश क्या है। तो मैं किसका स्थिति सदिश पता कर रहा हूं? 2 का। तो इधर हमने एरो लगा दिया। एरो का मतलब हम इधर वाले का स्थिति सदिश पता करते हैं। तो जिसका पता करना है उसको पहले लिख देते हैं। और हम ये स्थिति सदिश Q2 कहां से पता कर रहे हैं? 1 से, तो हमने यहां पर 1 लिख दिया। तो फिर इसको मैं क्या लिखूंगा कि जिसका स्थिति सदिश लिखना है, जिसका स्थिति सदिश पता करना है, या मैं से कहूं कि लिख रहे हैं, जिसका स्थिति सदिश लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। और जो बाद में आ रहा है इसका मतलब जिसके सापेक्ष लिख रहे हैं। किसके सापेक्ष लिख रहे हैं? यहां पर 1 के। तो जिसके सापेक्ष लिख रहे हैं, ये हमने कल पढ़ लिया था, जो हमें याद रखना है। अब हम आगे से इसी मेथड पे एक न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस न्यूमेरिकल से ये कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि 2 1 या 1 2 R1 2 जो भी हमें लिखना है वो हमें देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन लिखता हूं और आप लगातार क्वेश्चन पे अपना फोकस बनाए रखें। उस क्वेश्चन को देखने के बाद लगभग आपके इस फॉर्मूले से संबंधित जो भी डाउट है वो दूर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश Q1 की जो वैल्यू है वो 2 माइक्रोकूलम और इसका जो स्थिति सदिश है वो 2 मीटर 1 मीटर है। तो मैं यहां लिखूंगा कि एक बिंदु आवेश Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम जो जिसकी स्थिति, या ऐसे लिखो जिसके निर्देशांक 2 मीटर 1 मीटर है, तथा एक अन्य आवेश Q2 इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम जिसके निर्देशांक -2 मीटर 4 मीटर है। Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो।
ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि एक बिंदु आवेश है Q1 जिसका मान है 2 माइक्रो कूलम और उसका जो निर्देशांक है वो 2 मीटर और 1 मीटर है, तथा एक अन्य आवेश Q2 वो है -5 माइक्रो कूलम, उसके जो निर्देशांक है वो -2 मीटर, 4 मीटर है। Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में हमें निर्देशांक दिख जाते हैं तो हमें वहां पर कूलॉम नियम के सदिश रूप वाला फॉर्मूला लगाना है, या फिर क्वेश्चन अगर 3D में दिया हुआ है तो भी हमें कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण वाला सूत्र काम लेना है। तो अब हम यहां जानते हैं कि कूलॉम नियम का सदिश निरूपण का फॉर्मूला क्या होता है। तो उस फॉर्मूले को देखो कि F12 या ऐसे लिखो कि 21। यहां देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि ये Q2 आवेश पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, तो किसके ऊपर बल लग रहा है? 2 पर। किसने लगाया है? 1 ने। तो जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं और जिसने लगाया है तो जिसके ऊपर लग रहा है उसको पहले लिखते हैं, जो अभी हमने देखा था। तो F21 बराबर K Q1 का परिमाण, यहां Q2 का परिमाण डिवाइड में R² और R²। अब हम यहां ये देखते हैं कि हमें यहां 1 2 लिखना है या 2 1 लिखना चाहिए, और यहां पर भी 1 2 आएगा या फिर 2 1 आएगा। तो फिर इसके लिए हम इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखो कि Q1 है ये 2 माइक्रो कूलम, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, और Q2 है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें ये दिए हुए हैं। तो हम इसके ऐसे कोऑर्डिनेट बना लेते हैं कि ये हमारा निर्देश तंत्र है, और निर्देश तंत्र के लिए मैंने अपनी इच्छा से कह दिया है कि जो इधर का है वो +x अक्ष है, और मैंने मेरी इच्छा से ये ले लिया है कि जो ऊपर वाला है ये प्लस का y एक्सिस है, और जो नीचे का है ये माइनस का y एक्सिस हो जाएगा, और जो इधर का है ये हो जाएगा माइनस का x अक्ष हो जाएगा, और ये इसका मूल बिंदु O है। अब यहां देखो जो 2 माइक्रो कूलम है, ये 2 मीटर जो पहले आता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और जो बाद में आता है वो y निर्देशांक होता है। तो ये दे रखा है कि 2 मीटर x में, तो हम यहां से मान लेते हैं कि हमारे अनुमान से कि यहां से 2 मीटर होगा, तो x में तो 2 मीटर और y में कितना चलना है? 1 मीटर। तो ऊपर ये y है तो हम यहां से पहुंच जाएंगे करीबन। तो हम यहां लिख देते हैं कि Q1 आवेश है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2 मीटर, 1 मीटर है, और जो Q1 आवेश है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम है तो इसको कूलम में बदल लेंगे। कूलम में बदलने के लिए इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कूलम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हमें Q2 निर्देशांक, ये Q2 आवेश दिया है जिसके निर्देशांक -2 मीटर है, यानी x में हमें -2 पे चलना है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ से -2 है, और y में 4 यानी 4 मीटर चलना है, तो हम यहाँ से करीबन पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे -2 मीटर और ये 4 मीटर, और यहाँ जो ये है Q2, और Q2 की वैल्यू दे रखी है -5, तो ये लिखा जाएगा -5 × 10 की पावर, और ये आ जाएगा -6 कूलम। ये हमने इसको कूलम में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ देखो मैं मेरे मन से इसको दे देता हूँ 1, Q1 है तो ये 1 है, और इसका नाम हम यहाँ पर 2 दे देते हैं कि ये 2 है। अब इसके ऊपर फोकस करना कि कह रहा है कि Q2 पर बल लग रहा है और Q1 लगा रहा है, तो ये तो बल लगाता है इसके ऊपर। तो यहाँ देखो जो इनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा है ये वाली, इसको मैं R बोल देता हूं। अब हमें यहां से और इधर जाना है, तो इसके लिए
इसको मैं ऊपर से कुछ मिटा लेता हूं। देखो कि यहां से और यहां तक का ये आर है, तो ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये प्लस वाला जो आवेश है वो माइनस वाले आवेश को अपनी तरफ खींच के लाएगा। यानी फोर्स को कौन सी दिशा में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि F बल लग रहा है, और किसने लगाया है, 1 ने, और किसके ऊपर लगाया है, 2 पर। तो 2 पर तो बल लगा है और लगाया किसने है, 1 ने, और इसको F21 कहा जाएगा। यानी मैं ये कहूं कि जो 2 के ऊपर 1 ने बल लगाया है उसकी दिशा किधर हो जाएगी, इस दिशा में बल होगा। अब यहां देखो, अगर मैं यहां से और यहां जाता हूं तो मुझे इधर के लिखना चाहिए, कहां पर जाना है, 2 पर, और कहां से गया था, 1 से, तो R21 वेक्टर ये इधर जाता हूं उसके लिए होता है। अगर मैं यहां से और यहां आता तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, R कहां पर आना है, 1 पर, और कहां से आया हूं, 2 से, तो इसको लिखना चाहिए R12 वेक्टर, ये हमें लिख देना चाहिए था। अब यहां देखो कि मुझे इसकी दिशा चाहिए F21, तो फिर मुझे यहां क्या लिखना चाहिए, तो 21 कौन सी दिशा में काम कर रहा है। जैसे हम ये कहते हैं कि इधर x अक्ष है, इधर है y अक्ष, अगर कोई कण इधर जा रहा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि x की दिशा में जा रहा है, और x की दिशा में हम इसको लिखने के बजाय हम ये कोशिश करते हैं कि इसको बहुत शॉर्ट में लिखा जाए। इसके लिए हम इसको लिख दिया है यहां पर कि x कैप, जहां कैप का मतलब है कि दिशा। अगर मान लो कि इधर जो ये r होता तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, r की दिशा, और r की दिशा के लिए हम क्या लिख देते हैं, r कैप, r की दिशा, x की दिशा, और हम x कैप को i कैप भी लिखते हुए चलते हैं, y कैप को हम j कैप लिख देते हैं। ऐसे ही ध्यान दो कि मैं यहां से और इधर आ रहा हूं, तो इधर से इधर आने के लिए हमने क्या लिखा है, R21, यहां से यहां आता हूं, तो फिर ये दिशा किसकी, इधर वाली दिशा, तो इधर मुझे लिखना चाहिए कि जो ये डायरेक्शन है ये 21 की है, तो मैं लिख दूंगा R21 कैप। अगर मान लो कि ये F21 इधर होता तो फिर बल की दिशा किधर होती, ये वाली, तो इस दिशा के लिए मैं क्या काम लिखता, R12, तो मैं लिख देता हूं कि 21 के लिए तो ये एरो है, और 12 की बात होती तो ये वाला एरो मैं काम लेता। अब यहां देखो कि ये वाला Q1 था और ये वाला Q2 था, तो अब यहां क्या लिखना चाहिए, 21 बल की दिशा, और बल की दिशा क्या निकल के आई है, 21 कैप। तो यहां पर भी सॉरी, शायद कुछ इसमें गलती हो रही है कि यहां से अगर मैं यहां जाता हूं तो जाना कहां पर है, 2 पर, और कहां से गए थे, 1 से, तो R21 आएगा। और इधर वाले एरो के लिए ध्यान देना कि ये जो एरो लगे थे, जो हमने यहां लिखा था ऐसे R, जो यहां होता है, एक कॉलम यहां और दूसरा आगे आता है, तो जो यहां लिखते हैं उसका मतलब है कि कहां जाना है, कहां जाना है, और इसका मतलब है कि कहां से। तो ये देखो, यहां से मुझे यहां आना है तो क्या लिखना चाहिए, कहां पर आना है, 1 पर, और कहां से आए थे, 2 से, तो इसको लिख दिया है R12। तो मैं यहां से और यहां आता हूं तो मैं 1 पर आता हूं 2 से, तो जो इधर वाली डायरेक्शन है इसको R12 और ये एरो लगाएंगे, और इधर जाना होता था तो इधर वाले के लिए क्या लगेगा, कहां जाना है, 2 पर, और कहां से गए थे, 1 से, ये था, तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाले के लिए R12 कैप होगा। तो मैं इसको आगे लिखता हूं कि F21 की दिशा किधर होगी, R12, और ये कैप आ जाएगा, और यहां होता है जो R वेक्टर है उसके परिमाण का स्क्वायर होता है। अब यहां चाहे 12 लिखो चाहे 21 लिखो, परिमाण में दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है, इसलिए हम इसको 12 ही लिख लेते हैं, इसको देखते हुए। अब यहाँ Q1 की वैल्यू भी हमें पता है, Q2 की वैल्यू भी हमें पता है, R12 कैप की हमें वैल्यू चाहिए। तो आगे देखो
F21 वेक्टर इक्वल टू के, यहाँ Q1 का परिमाण और ये Q2 का परिमाण बटा ये वाला कितना था R12 वेक्टर का मोड, और यहां हमने लिख रखा है स्केयर आर कैप। आर कैप क्या होता है? आर कैप इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का परिमाण। तो ऐसे ही आर कैप 12 है, तो ये लिख देता हूं कि आर कैप 12 इक्वल टू आर वेक्टर 12 का, और जो इसका परिमाण आ जाएगा 12 और ये मोड आ जाएगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, तो ऊपर बन जाएगा R12 वेक्टर बटा R12 वेक्टर का मोड, और इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो जो इसका लास्ट फॉर्मूला बनता है वो F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 का मोड Q2 का मोड डिवाइड में R12 वेक्टर का मोड, और इसका भी कितना हो जाएगा पावर 3, और जो यहां लिखा जाएगा वो R12 और ये इसका वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास जो लास्ट फॉर्मूला है। देखो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलेंगे, उसमें इतनी सारी डिटेल से भी नहीं पढ़ना, केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इतनी सारी चीजें देख रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल जो होंगे तो हम उसके अंदर हमारा ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसको देखते हुए आगे हम इसकी वैल्यू रखते हैं। देखो हमारा ये फॉर्मूला आ गया था F21 और 12 तो अब तक मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 21 अगर आप लिखते हो तो भी यहाँ 21 ही होना चाहिए, नहीं, ये डिपेंड करता है कि यहाँ ये आवेश माइनस के हैं या प्लस के। जो क्वेश्चन के अंदर ये दिए हुए थे कि जो Q1 का मान था, जो Q1 का मान आया था ये 2 × 10⁻⁻6 कूलम था, और जो Q2 का मान था, ये जो Q2 का मान कितना था, ये जो माइनस का 5 × 10⁻⁻6 कूलम था। यहाँ देखो कि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये प्लस वाला माइनस वाले को इधर खींच रहा था, तो इधर दिशा में बल था, तो इधर के लिए हमने लिखा है कि 12। देखो इधर वाले के लिए 12 लगाते हैं, हमने ये लिख दिया है। अब हमें यहाँ Q1 Q2 इन सब की वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू नहीं पता, तो हम R12 की वैल्यू पता करना चाहते हैं। तो जो यहाँ R12 वेक्टर है, इस R12 वेक्टर का मान कितना होगा, R1 माइनस R2 वेक्टर, जो हमने इससे पिछली क्लास में देखा था कि R12 को हम यही क्यों लिखते हैं, प्लस क्यों नहीं आया, इसका कारण पिछली क्लास में था। आगे देखो जो ये R12 वेक्टर इक्वल टू R1 क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश x ऐसे लिखते हैं, i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। हमें ऐसे ही यहाँ पर ये भी लिखना है, तो यहाँ 1 लिखा है तो हम यहाँ भी 1 लगा देते हैं और यहाँ भी 1 लगा देते हैं। R2 के लिए हम लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब यहाँ i कैप वालों की टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं, और जिन टर्म में j कैप है उनको एक साथ कर लेते हैं, और जिन टर्म में k कैप आ रहा है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1, इधर से है माइनस का x2, तो इसको हम लिख देंगे कि x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2, इसका बन जाएगा j कैप प्लस z1 माइनस z2, ये k कैप आ जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन के अंदर देखो x1 और x2 क्या क्या है, इधर वाला जो ये है ये 1 है, तो यहाँ जो ये वाला है कोऑर्डिनेट ये इसका x1 होगा, और जो 1 मीटर है ये इसका y1 कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे इधर वाले 2 की बात कर रहे हैं, तो जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये इसका x2 होगा, जो 4 मीटर है ये वाला कोऑर्डिनेट इसका y2 होगा। तो हमें x1 y1 x2 y2 चारों ही वैल्यूज पता है, तो हम इनके अंदर रख देते हैं तो हमें R12 वेक्टर मिल जाएगा।
तो यहाँ देखो x1 की वैल्यू वहां 2 मीटर दे रखी है, तो ये r12 वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर माइनस x2 की वैल्यू है माइनस का 2, तो एक माइनस ये एक माइनस वो, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 मीटर और i कैप प्लस y1 की वैल्यू है 1 मीटर 1 माइनस y2 की वैल्यू है 4, तो 1 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट, उसमें भी 0 है इसमें भी 0 है, तो ये 0 आ जाएगा, होगा ही नहीं। तो r12 वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप, ये हमारे पास r12 वेक्टर आ चुका है जो हमें चाहिए। इसके बाद आगे है r12 वेक्टर का मोड है, तो r12 वेक्टर का मोड लेते हैं और r1 ये जो वेक्टर है वेक्टर का मोड कैसे निकालते हैं, i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और कंप्लीट का रूट लगा देते हैं, तो यहां आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 9 और ये हो जाएगा इसका रूट, और 16 और 9 25 और 25 का हम रूट करते हैं तो कितना बन जाएगा 5, और हम यूनिट भी लिखना चाहें तो r एक डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर। अब हमें चाहिए क्या r12 के मोड का क्यूब चाहिए, तो हम इसका क्यूब कर लेते हैं, तो r12 वेक्टर ये मोड है और इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 125 मीटर, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। Q1 का मान हमें पता है और Q2 का मान भी पता है, ये भी हमें पता चल गई, और K का मान 9 गुना 10 की पावर 9 होता है, तो हम ये वैल्यू रख करके इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कुछ वैल्यू रख करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां देखो जो f21 वेक्टर K का मान कितना होता है 9 गुना 10 की पावर 9, और जो Q1 वेक्टर है उसका मोड लिखना है, तो Q1 है 2 गुना 10 की पावर माइनस है, तो पहले से ही प्लस का है, तो गुना जो Q2 दे रखा है उसका परिमाण, तो Q2 की वैल्यू है माइनस का 5, इसका परिमाण है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड में ये r12 का परिमाण का क्यूब, और ये वैल्यू कितनी है 125, और इधर जो ये वाली वैल्यू है r12 की ये भी हमें लिखना है इंटू r12 वेक्टर कितना दे रखा है 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप, ये वाला है। आगे f21 वेक्टर इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 का डिवाइड कर देते हैं 25 इंटू 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप। इसको भी हम अगर आगे सोल्व करना चाहें तो आगे और सोल्व कर सकते हैं, f21 वेक्टर इक्वल टू, और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको लिख लेते हैं 10 माइनस 3, ये यहां देखो -6 और -6 -12 है और ये 9 है, तो ये -3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर इसको डिवाइड करना चाहो तो आगे इसको और सोल्व कर सकते हैं, वरना आप इसको यही भी छोड़ सकते हो, और जो फोर्स है इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, ये इसके आंसर होंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो कूलॉम नियम का वेक्टर फॉर्म है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, और साथ में ऐसे प्रॉब्लम्स भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। आगे हम दूसरा टॉपिक लेते हैं।